अब्राहम लिंकन का कोट है कि द बेस्ट वे टू फिनिश एनिमी इज टू मेक देम योर फ्रेंड। तो इसलिए जनरली मैं यूट्यूब पे हेट कमेंट्स भी बहुत आते हैं, इंस्टाग्राम पे आते हैं। लिखते हैं कि वो गाली दे रहा है या फिर कुछ भी कि हंसी नहीं है या फिर ऐसा कुछ, तो मैं उनको पर्सनली नहीं लेता, क्योंकि नाइट जनरली लोग क्या करते हैं कि हम लोग नेगेटिविटी की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। जो 2 लोग आपको कमेंट कर रहे हैं उसको मैं गाली देता हूँ, लेकिन मेरी मम्मी मुझे सिखाती है कि ऐसा मत करो, जो 98 लोग आपको प्यार कर रहे हैं उनको रिप्लाई करो। एग्जैक्टली वेरी ओके, सो एपिसोड नंबर 3। आज फिर मैं मेरी एक एक्स के साथ बैठा हूँ। हाँ, थोड़ा आज का सेशन ऐसा है कि मुझे थोड़ा ऐसे मेरे अंदर से भी कॉमेडी कूद कूद के आ रही है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आजकल देखते हैं कि स्टैंड अप कॉमेडियन बहुत चलते हैं, स्टैंड अप कॉमेडियन बनना है तो कैसे बना रहे। तो आज के सेशन में मेरे साथ, जैसे मैंने कहा, एक और एक्स है, मतलब मेरा एक्स स्टूडेंट है, और उसने आज तक 350 से ज़्यादा शो, इंडिविजुअल शोज किए हैं। ओपन माइक से शुरू करके आज खुद के इंडिविजुअल शोज रन करता है। और अभी अभी जैसे आपने फोटो वीडियो में देखा, 100 की मतलब सिल्वर बटन वाला वो यूट्यूब का, आपको भी चाहिए ना, वो माइलस्टोन उसने कल ही अचीव किया है। मुझे ज़्यादा पता नहीं था, मैं तो स्टूडेंट था, तो मैंने बोल दिया इंटरव्यू करते हैं, बट मेरा बेटा उसको फॉलोअर है, तो वो उसको 3 दिन से नोटिस कर रहा है। रात को सोया तभी बोल के सोया, पापा कल तो 100 के पक्के मिलेंगे और कल हम केक कटवाएंगे। सो हियर आई एम इंट्रोड्यूसिंग प्रियांशु भरद्वाज। आज मेहमान जब मेरी रिस्पेक्ट हो रही है। वेल, सो फर्स्ट क्वेश्चन, जो भी हमने आज जो 100 की अचीव किया, सिल्वर बटन अभी आएगा, सो हाउ व्हाट इट फील्स? तो मतलब अच्छा लगेगा मुझे। अभी शायद क्या मतलब घर वाले 1-2 साल मेरे को रहने देंगे, और घर में पहले थोड़ा ऐसा था कि अभी कॉमेडी इतने साल से हो रही है, बट ट्रेजेडी सर, कॉमेडी होने, हाँ उनकी लाइन में तो ट्रेजेडी कि ये किसको जन्म दे दिया हमने ऐसा, बट ऐसा नहीं है, मजाक कर रहा हूँ। तो मतलब ऐसा अच्छा लग रहा है पर्सनली, क्योंकि हल्का सा मोटिवेशन मिलता है आपको कि और कुछ साल तक आप मतलब क्या होता है कि कुछ टाइम पे आपको एक ऐसा मोटिवेशन डोज चाहिए होता है। कभी ऐसा होता है कि अभी आपका कोई शो अच्छा गया तो 2 महीने आप अच्छे जाएंगे, बट जब फिर आप मेहनत करते रहे तो फिर अब लग रहा है कि अभी 100 के हो गए, तो अब लग रहा है कि अभी 1-2 साल का मेरे को डोज मिल गया, मतलब मोटिवेशन का। फिर पर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है कि मतलब अभी जोक्स मेरे को मारने पड़ेंगे और अच्छे। ये पहले मुझे जानते नहीं थे लोग इतना, अभी भी इतना फेमस नहीं हूँ मैं, लेकिन कंपेरेटिवली मैं जब मैंने 5-6 साल पहले शुरू किया था तब से लेके अभी तक लोग मुझे अभी देख रहे हैं, तो एक एक्सपेक्टेशन सेट हो गई है कि अभी ये करेगा तो शायद मेरा जो मुझे टेस्ट है वो मेंटेन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि अभी मैं लेजी हो जाऊँ कि ठीक है अभी तो लोग मुझे देख रहे हैं, अभी तो ऐसा नहीं, क्योंकि कॉमेडी इज़ द ओनली आर्ट जहाँ पे आप लोगों को फूल नहीं कर सकते। मतलब ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि बाकी आर्ट अच्छे बुरे हैं, हाँ फॉर एग्जाम्पल अगर आप गाओगे तो लोग आपको थोड़ा फॉरगिव करेंगे कि ठीक है शोर इसके इधर उधर है, बट ठीक है बंदा गाने में ऐसे कोई इक्वलाइजर भी लग जा रहा है उसमें, वो शोर और कैसे उधर हो जाते हैं। कॉमेडी ऐसा कुछ भी नहीं, इट्स यू आर लाइव इंटरेक्टिंग विद द ऑडियंस। उन्हीं कपर को बुरा लगे तो सॉरी बंदा इसके लिए, हाँ। तो लेकिन हम जोक्स में ऐसा नहीं कर सकते, उनको हंसी आ रही है तो आ रही है, नहीं आ रही तो हम नहीं पे देखेंगे कि अभी ऐसा के पता चल। तो बहुत ऐसा टफ आर्ट है, तो इसलिए भी प्रेशर आ गया, लेकिन ठीक है अच्छा लगता है। तो सचिन वाली फीलिंग आ रही है। हाँ 100 करोड़ भारतीयों का, 100 करोड़ नहीं है, 100 की का बहुत अपने गुड। सो बहुत इंपॉर्टेंट, एकदम पॉइंट ब्लैंक क्वेश्चन, जो मतलब मुझे लगता है मुझे पूछना है तो उससे मैं शुरू करना हूँ। वो एक वो जगजीत सिंह की या कोई वो गजल है, उसमें बोलते हैं वो खींचते रहे सारी उम्र मुझे, एक तरफ खुदा एक तरफ सनम। सो ये इसलिए बोल रहा हूँ कि जब पैशन की बात आती है, जैसे ऑफ बीट हम कोई प्रोफेशन की बात करते हैं, तो जो मेरा एक्सपीरियंस में मैंने देखा है कि सबसे बड़ा पंगा एक ही होता है, खींचते रहे एक तरफ खुदा, मतलब अपना पैशन है, मज़ा इसमें आ रहा है, और एक तरफ सनम मतलब पैसा कहाँ है। और ऐसा नहीं सिर्फ पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन, अपने को भी कई बार लगता है। सो हाउ यू मैनेज दैट? तो मतलब पैसे का तो ऑब्वियसली कुछ साल तक आपको प्रॉब्लम रहेगा मेरे हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस से मुझे रहा है। कॉमेडी से आप पहली बार तो अर्न नहीं कर सकते पहले कुछ साल तक। अभी भी कुछ वक्त ऐसा होता है कि मुझे खुद की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती, बट साथ में मैं रैंडम चीज़ें करता रहता हूँ साथ में। मतलब मैंने पहले से ये ट्राई किया था कि मैं अब जो स्किल्स है ना वो मतलब डाइवर्सिफाई कर दूँ, क्योंकि जब कोविड आया तब पता चला कि शोज़ बंद हो गए थे हमारे, कॉमेडी शोज़ जूम पे कर रहे थे लेकिन लाइव शोज इतने हो नहीं रहे। तब मुझे समझ आया कि अब जितना हो सके आप अपने स्किल्स को, जितना आपके पास स्किल सेट होंगे उतना आप क्या है कि बैकअप रख सकते हो। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बैकअप जैसा कुछ नहीं होता, एक बार आप अर्जुन की आँख जो मछली की, लेकिन वो अर्जुन थे, मैं अर्जुन नहीं हूँ, तो इसलिए बैकअप होना ज़रूरी है। तो इसलिए मल्टीपल जॉब्स करता हूँ मैं, फ्रीलांसिंग करता हूँ, कभी वेब डिज़ाइनिंग करता हूँ, वीडियो एडिटिंग सीखी है मैंने, तो ये सब कुछ सेल्फ टॉट
है मेरा ये सब स्किल्स में, तो इससे मैं बैलेंस कर लेता हूँ. एक बैलेंस, हेल्दी बैलेंस नहीं है वो, लेकिन हो जा रहा है. ठीक है. सो इन शॉर्ट व्हाट आई अंडरस्टैंड इज कि पैशन को जो लोग हैं वो किस चीज़ें आती है कि अर्जुन क्या वो अपनी जगह पे है, बट पैशन को भी सर्वाइव करने के लिए कहीं ना कहीं से शायद कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें करके पैसे का बैकअप तो वो सांस तो उसको देनी पड़ेगी, नहीं तो वो गड़बड़ हो जाएगी. बिल्कुल. हाँ, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर द ऑडियंस ऑल्सो. क्यों मैं खुद ये चीज़ मानता हूँ, पैशन अपनी जगह पे है, बट ये कि पैसा नहीं आता है तो पेरेंट्स की एक्सपर्टीज अपनी जगह पे है, खुद को भी तो सर्वाइव करना है. सो गुड आइडिया. यहाँ जो कर रहे हो उसको सपोर्ट कर सके ऐसी चीज़ें सीखो जहाँ से वी कैन मैनेज द फंड्स. ओके, ये तो बहुत मेरे मन में बर्निंग सवाल से पहले शुरू कर दिया. अब मैं एकदम शुरू से शुरू कर रहा हूँ. बस ये पढ़ा देना तो पहले की बात पहले. हाँ, पहले बात है. सो लास्ट में कॉमेंट भी करेंगे, कुछ ऐसे कॉमेंट राउंड भी करेंगे, कुछ एक्ट करेंगे तो वैसा भी लेना है. सो नाउ आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग. यू स्टडीड फ्रॉम मी एंड ऑनेस्टली जब तक 1.5-2 साल पढ़ाई की यू आर नॉट नोटिस मच. मुझे इतना याद है, मोस्टली यूर इन जेएच एंड माइन. सो इतना नोटिस है, इतना याद है कि जो बड़े स्कूल में है. फर्स्ट टाइम यू वर नोटिस्ड इन द यू ऑल्सो रिमेंबर एनुअल फंक्शन. मुझे अभी भी याद है, तकिया वकिया डाल के यू प्लेड द एक्ट ऑफ नवीन सर. सो ये जो कॉमेडी का कीड़ा, उस टाइम तो स्टैंड अप कॉमेडी होता नहीं था. वे वे किट्स 10-12 साल पहले की बात कर रहे तो उस टाइम तो ये कीड़ा था. सो ये पहले से था, उस टाइम जस्ट वो फिल्म था. हाउ इट गेम इन योर माइंड? ये तो मैं भी सोचता हूँ अभी तक ये कैसे था. शायद आपको मैंने प्रेग्नेंट बनाया जिस दिन, तब से शायद इनका सर का एक्ट किया था मैंने. तो मैंने सर थोड़े से चबी थे तब, अब तो फिट हो गए चलो. तब मैंने सर पिलो यूज़ किया था ताकि इनका मतलब सब बॉडी वेट बता सकूँ मैं. तो बट बचपन से ही मतलब मेरे दोस्त, मैं ये बता नहीं पाऊँगा, लेकिन मेरे दोस्तों से मैंने सुना है, मेरे घर वालों से सुना है कि मैं बचपन से ऐसा ही हूँ. शायद कुछ शॉर्ट सर्किट हो गया होगा मेरे डिलीवरी के वक्त, तो हो सकता है. तो बचपन से ऐसा ये बीच में तो ऐसा बचपन से ऐसा था मेरे अंदर कि मैं दोस्तों में ऐसा फ़नी जो इंसान होता है कि फ़नी इंसान ग्रुप का, वो था मैं. लेकिन फिर उसको बहुत सारे अच्छे स्टैंड अप कॉमेडियंस को मैंने यूट्यूब पे देखना शुरू किया 2013-14 कह रहा हूँ. तब यूट्यूब बूम हो रहा था तब. फिर जब जियो आया 2014-15 में, तब अचानक से बहुत सारे क्रिएटर्स जो थे यूट्यूब पे आ गए. और तब मैं रसल पीटर्स को देखना शुरू किया, जो अपने इंडियन ओरिजिन कॉमेडियन है. ओरिजिनली वो कनाडा से है, बट इंडियन ऑडियंस के लिए जोक्स करते थे लोग. तो वो बहुत सारा क्राउड वर्क करते थे, लोगों के साथ बात करते थे, उनका मजाक उड़ाते थे. फिर कैनी सेबेस्टियन है जो अपने इंडियन कॉमेडियन है, उनको मैं देखता था. तो ऐसे सब कॉमेडियंस को देख के फिर मुझे लगा कि मुझे भी ट्राई करना चाहिए. मैंने तो कॉमेडी को अलग ही नाम सुन रखी है, तो अलग ही सुन रहा हूँ कॉमेडी ना. राजू श्रीवास्तव भी राजू श्रीवास्तव हो गए, सुनील बाल, जॉनी लीवर. लेकिन जब मैं यूट्यूब पे देखता था तो इनके यूट्यूब पे वीडियोस नहीं आता. राजू श्रीवास्तव के जनरली अपने टीवी से देखे, तो उनको भी बचपन में देखता था. बट तो बस वहीं से फिर मुझे ख्याल है कि मुझे ओपन माइक में पार्टिसिपेट करना चाहिए. फिर किसी कॉलेज का एक फेस्टिवल था, उसमें लिखा था कि ओपन माइक हो रहा है, वहाँ पे आप इतने 150 रुपये भरो, पार्टिसिपेट करो, जो भी जीतेगा, जिसका ओरिजिनल कंटेंट होगा और जो हंसा पाएगा उसको फिर 3,000 रुपये मिलेंगे. तो मैं 3,000 रुपये के लिए नहीं गया था, बट ऐसा लेके गया था मैं. और फिर वो कॉम्पिटिशन मैंने जीत गया मैं, तो उससे मेरे को कॉन्फिडेंस आया. उसके बाद फिर मैंने खुद का मज़ामा कॉमेडी क्लब शुरू किया, मज़ामा कॉमेडी स्क्वाड. फिर वहाँ पे मैं खुद के ओपन माइक्स ऑर्गेनाइज करने लगा, जो कि सूरत में सीन तब तो था ही नहीं ऑलमोस्ट. मुश्किल से 1-2 ओपन माइक्स होते थे हर महीने. बाकी गुजरात के कुछ 1-2 सिटी में शायद होते थे, बड़ौदा में, अहमदाबाद में. बाकी मोस्टली मुंबई बेस्ड ही था सीन, या कुछ थोड़ा बैंगलोर में, बाकी हल्का सा दिल्ली. तो सूरत में आई वॉज वन ऑफ द फर्स्ट कॉमेडियंस टू स्टार्ट देयर ओन क्लब. और फिर हमने वो जरूरी है, ये इनिशिएट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोगों को एक रोल मॉडल मिल जाता है ना. अगर ये प्रियांशु सूरत से यहाँ तक पहुँचा है, देन पेरेंट्स विल परमिट. बट जब तक रोल मॉडल नहीं होता है तब तक द रोड इज वेरी टफ. क्योंकि कभी स्कैरी होता है अननोन. जब अगर आपको लगता है कि ठीक है भाई 100 लोग डॉक्टर बन गए, तो फिर 101 पेरेंट अपने बच्चों को डॉक्टर बनाए, तो तब शायद मेरे पेरेंट्स भी ताली बजाते थे, तब तो अच्छा रहता. तो फिर मैंने क्लब शुरू किया. फिर अब हर हफ्ते हर महीने ओपन रख सकते थे. कुछ फ्री एंट्री होती थी, कुछ पेड होती थी, लेकिन नॉमिनल चार्जेस होते थे, क्योंकि पहली बार किसी ऑडियंस को पैसा निकलवाना बहुत मुश्किल होता है. तो पहले वो तो आप भरोसा दिलाना पड़ता है कि आप आओ, आपको कॉमेडी देखने मिलेगी, वैल्यू फॉर मनी. हाँ, वो भी देखते हैं. तब उसके बाद फिर आप चार्जेस इंक्रीज कर सकते हो. कुछ लोग बोलते हैं कि फ्री में मत किया करो, या आपका इम्पैक्ट करता है. लेकिन मेरा उल्टा मानना है कि अगर आप लॉन्ग रन में, अगर आप मुझे सूरत को टारगेट नहीं करना था, मुझे लॉन्ग रन में इंडिया को टारगेट करना है, शायद फिर ओवरसीज भी टारगेट करना. तो यहाँ की ऑडियंस यू डिड अ शो इन दुबई. दुबई, मस्कत, तो मस्कत पे किया हुआ है प्राइवेट शोज.
तो पैसे पे मैंने फोकस नहीं रखा कॉमेडी में। भाई कॉमेडी में मुझे पैसे नहीं चाहिए, भले पैसे अपने आप आएंगे तो ठीक है, बट मुझे ट्राई करना है कि मैं आर्ट को इतना, मुझे पर्सनली मज़ा आता है मेरे साथ। ऐसा अब मानोगे नहीं, मेरे साथ ऐसा होता है कि अगर मैं कुछ महीने बीच में ब्रेक्स आ जाता है ना, तो मेरे अंदर मैं खुद बीमार पड़ने लगता हूँ, मेरा स्ट्रेस लेवल्स बढ़ जाता है। तो ये मेरे सिस्टम से निकलना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं हफ्ते में 2-3 ओपन माइक्स नहीं कर पाता, या महीने में एक बार मैं स्टेज पे नहीं गया, तो मेरा लिटरली मेरा हेल्थ में इशू आने लगता है। तो ये मेरा करना बहुत ज़रूरी है। लोगों को लगता है कि मैं दूसरों की खुशी के लिए कर रहा हूँ, वो तो है, लेकिन सबसे पहले मैं खुद की खुशी के लिए कर रहा हूँ। खुद खुशी के लिए नहीं, बराबर। हाँ, खुद खुशी के वो ना वो इसलिए ऑलरेडी कर रहा है। हाँ, तो ये ना आ जाएगा। सो दिस इज व्हाट हैपेंस। वो पैशन उसी को बोलते हैं कि वो कहा भी जाता है कि पैसा बरसेगा, आप नियत से काम करो ना, द मनी विल फ्लो, बट इनिशियली यू मैनेज ऑल्सो, दैट इज गुड थिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमेशा लगभग हर शो में पूछूंगा, शायद जितने शो हुआ ये पूछूंगा। इनिशियली शुरू करना, एक तो पैसे की लड़ाई तो चलती रहती है, और फिर तीसरा आता है, एक सीन आता है पेरेंट्स का। तो हाउ देयर सपोर्ट वाज, हाउ यू मैनेज दैट सपोर्ट, था नहीं था, गुड बैड अगली एवरीथिंग। तो जो रियल चीज़ है वो लोगों को समझा, हाउ टू डील विद इट, हाउ दे रिस्पॉन्ड एंड ऑल दोस थिंग्स। तो ये थोड़ा सा मतलब ऐसा मेरे केस में थोड़ा यूनिक है, क्योंकि जनरली मुझे लगता था कि सबके पेरेंट्स सपोर्टिव होते हैं, बट ऐसा केस नहीं होता। मैंने बहुत सारे नहीं, ऐसा नहीं। तो मैंने अभी लास्ट पॉडकास्ट किया था रिपीट ने, उसका भी था कि इनिशियली पेरेंट्स आर नॉट सपोर्टिव। सो दैट्स व्हाट, वो क्या है, मुझे वो रोजी बॉलीवुड मूवी नहीं चाहिए, तो रियल है वो चीज़ें सामने आए। तो उस वक्त ऐसा था कि MBA मैं परस्यू कर रहा था, लेकिन फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि अगर मैं इसमें कंटिन्यू करूँगा, मेरा डिग्री लेने जाऊँगा, तो वो 20-25 लाख रुपए जो मैं दूंगा कोई भी कॉलेज में, वो मुझे भी वर्थ इट नहीं लगे। और हमारी फैमिली भी मिडिल क्लास है हम लोग, लेकिन ऐसा भी नहीं कि पैसा फेंकने के लिए नहीं है मेरे पेरेंट्स के पास। तो मैंने तब सोचा, थोड़ा सा 2016 के बाद डीमोनेटाइजेशन भी हो गया था, थोड़ा हमको फाइनेंशियल भी बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। अभी कुछ साल पहले ही हम लोग थोड़ा सा डिसेंटली अभी हम लोग मेंटेन कर पाए, ठीक है, लेकिन पहले हालत बहुत ख़राब थी। तो तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे इसमें वर्थ इट नहीं लग रहा कि मैं 2 साल MBA करूँ और उसमें 20-25 लाख डालूँ। तो मैंने सोचा कि मैं कॉमेडी परस्यू करता हूँ कुछ साल तक, और फिर अगर डिसाइड हो चुका था कि मुझे कॉमेडी में अच्छा लगता है, उसमें हाँ, क्योंकि मैं तब 1-1.5 साल से कर रहा था। और तब मुझे रियलाइज, मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर से या शायद 12th के बाद से शुरू कर दिया था मैंने। तो मैंने कॉलेज के फर्स्ट ईयर में आके मुझे रियलाइज़ हुआ कि अब मुझे इसको ही मतलब मेरा करियर बनाना है। कितना मुश्किल होगा मुझे पता नहीं था। ऑलरेडी मैंने बहुत सारे कॉमेडियंस के इंटरव्यूज़ देखे थे। मैंने पहले आर्टिकल सर्च किए थे, विकीपीडिया इंटरव्यूज़ हो गए, या फिर कोई भी न्यूज़ या फिर उनके इंटरव्यूज़ देखे थे मैंने, जैसा आप अभी मेरा देख रहा। तब मैंने देखे थे पॉडकास्ट लोगों के, और तब उन्होंने बोला था कि एटलीस्ट 10 साल आपको इसमें देने पड़ेंगे, तब जाके शायद आपका कुछ हो। तो मैं रेडी था ऑलरेडी कि मैं 10 साल बिग थिंग। तो क्योंकि ये जस्ट बीच में मैं बोला, मैंने ये देखा है आजकल जिनके साथ भी मैं करियर काउंसलिंग में बैठा हूँ, मैं वो कोचिंग भी देता हूँ, तो बैठता हूँ, मैंने ये देखा है, एवरीबडी नीड्स स्पॉन्टेनियस। आज शुरू करो, कल पैसा आ जाए, या 6 महीने 7 महीने, यू नीड टू गिव दैट टाइम। So good, you were ready to give that 10 years. वो मुझे तब रियलाइज नहीं हुआ था। बाद में फिर आपको लगता है ठीक है, आप बाद में आपको होपलेस नाइट्स भी आएंगे आपके पास कि आप इम्पेशेंट हो जाते हो कि अभी कब मेरे को मिलेगा, बाकी लोग को इतना फॉलो आ रहे हैं मुझे नहीं आ रहे हैं, लोगों को इसके शो में इतना जा रहे हैं मेरे में नहीं आ रहे। तो कंपैरिजन होगा, जेलसी होगी, तो वो सब जो गंदे ख्याल है वो आएंगे, आपको कभी कभी लगेगा कि मैं छोड़ दूँ। बट फिर आपको लगता है कि ठीक है, फिर आप अगली बार आपको वापस से स्टेज पे जाते हो, फिर आप लोगों को हंसते देखते हो कि अब वर्थ इट है, ये मैं क्यों कर रहा हूँ। फिर उसका आंसर आपको, मैं आज तक भी हो रहा है, इतना साल से कर, फिर भी हर एक शो के पहले मुझे लगता है कि मैं क्यों कर, क्योंकि मेरे को सोशल एंग्जाइटी है, वो मेरे को लोगों का डर है। जनरली लोग मेरे शोज देखते तो उनको लगता है कि ये तो एक्सट्रोवर्ट बंदा है, तो बहुत ईजी। ये वर्ड सोशल एंजाइटी, ये ऐसा कैसे? तो यही शायद है, मैं शायद सोशल एंग्जाइटी से बचने के लिए शायद करता था, क्योंकि मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े थे साइकोलॉजिकल की, हाउ टू साइकोलॉजिकल ट्रिक्स पढ़ता था मैं, कि हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, ऐसा सब अंदर जाने की वो क्या वो बुक नहीं पढ़ पाता, ठीक है, तो लेकिन आर्टिकल्स पढ़े मैंने, तो उसमें लिखा था कि अलग सुन रहा हूँ मैं कि सोशल, मुझे लगता है स्टेज पसंद है तो सोशल एंजाइटी तो मुझे ही नहीं। जनरली कॉमेडियंस को डिप्रेशन, एंग्जाइटी, वो कॉमेडियंस को वो होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपके बचपन में जितने भी आपको साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं ना, वो हमारे बचपन से रिलेटेड होते हैं। हाँ, तो कभी किसी भी एक माँ बाप, अगर किसी मम्मी की ओर से आपको प्यार नहीं मिला, या फिर पापा की ओर से आपको अटेंशन नहीं मिला, तो ये आपको अडल्टहुड में आपको असर पड़ता है, और इसकी वजह से बंदा या फिर बंदी जो है फिर जो अपना करियर पाथ चूज करता है ना, तो उससे बहुत ऐसा मैं पेरेंटिंग कोच और पेरेंटिंग की बातें करता हूँ, मैं बोलता हूँ 1 साल से लेकर 10 साल की ये सबसे क्रिटिकल, उसमें जो इंप्रेशंस पड़ते हैं दैट डिसाइड्स द होल लाइफ। आई एल्स देन वर्क ऑन दैट। ओके गुड, बट एक क्वेश्चन तो भी रह गया, हाउ यू
केम टू ये समझ में आया तो व्हाट वाज द पेरेंट्स हार्म, उनका सपोर्ट था नहीं था, जहाँ तक मुझे समझा नहीं था। हाउ डेल्ट विद दैट, हाँ। फोन आने वाला अलग चीज है, उसको डील कैसे किया क्योंकि मुद्दा हुआ है, मुद्दा हुआ पापा नहीं मानेंगे। अब्बा नहीं तो फिर मैंने मेरे पेरेंट्स ने मुझे बुलाया एक दिन उनके ऑफिस में, मेरे दोनों पेरेंट्स वर्किंग हैं, तो उन्होंने मुझे बुलाया, बैठाया। पहली बार ऐसा था कि मेरे पेरेंट्स ने बुलाया स्पेशली कि इधर आ रहा बट हो गया इंटरव्यू मेरे को भी वही लग रहा था। बोलना अच्छा लगता है। उस दिन केक नहीं काटी गई थी चातुन मेरी तरफ था उस दिन। तो फिर मेरे पेरेंट्स से पूछा कि अचानक से कॉमेडी का कैसे डिसाइड हुआ, तेरा प्लान तो MBA करने का था। और तो फिर मैंने उनको समझाया कि देखो मुझे कुछ साल दे दो, अगर नहीं कर पाया मैं तो फिर मैं कर लूँगा। तो फिर मेरे पापा ने समझा, तो दोनों मेरे पेरेंट्स थोड़े तो डिसअपॉइंट हुए क्योंकि उनको लग रहा था कि ये घर का बड़ा बेटा है और अपने इंडियन कल्चर वो चाहिए, वो उसको गाड़ी हो, बंगला हो, वाइट कॉलर जॉब, ऑफिस जाए टाइम पे जाए, टाइम से आए, वो मतलब ऐसा नहीं था। मेरे पेरेंट्स पहले तो थोड़े अनकन्वेंशनल थे, ओके उन्होंने भी रिस्क लिया है बहुत। ठीक है। और मेरी मम्मी क्लासिकली ट्रेन सिंगर है, ओ तो वो जब 19 साल की थी तब से तो वो उन्होंने खुद को ट्रेन किया, वो भी तब शोज कर रही थी तब। बोले अभी वापस से उनको मौका मिला है क्योंकि मैं उनको सपोर्ट करता हूँ, वाह। तो वो भी वापस अपना आर्ट में वापस जाना चाहती। और मेरे जो दादा हैं वो नाटक कंपनी में काम करते थे वो 1970s और 60s। तो वो खानदानी सब आर्टिस्ट लोग हो, मेरे को पता नहीं है रोहन चंद्र राव। तो ये कीड़ा जो है वो पहले से आ रहा है उनमें, बट कमर्शलाइज करने के लिए सपोर्ट किया उन्हें कि कीड़े को भी कमर्शलाइज करो सर। तो तब मेरे पेरेंट्स ने बोला था कि ये मुश्किल है। मेरे पापा ने मुझे बोला था कि ये जो कॉमेडी में जाना है, एक्टिंग में जाना है, ये दोनों सिमिलर फील्ड हो। हाँ हज़ारों लोग रोज़ मुंबई जाते हैं, लाखों लोग जाते हैं, बट तो क्या होगा तेरा। उन्होंने मुझे ये नहीं किया कि तेरे से नहीं होगा, उन्होंने मुझे वो फ्यूचर दिखाया कि 5-10 साल बाद जब नहीं होगा तब तू क्या सोचे। तब मैंने कहा कि मेरे पास जवाब अभी नहीं। हाँ थी जड़ी था वो बड़ी गाड़ी है यहाँ में, ये तो यहाँ कैसे गया बाजू वाला तो AC में, अब तू क्या कूलर में पानी डालेगा क्या गर्ल्स में। तो तब मैंने उनको बोला कि देखो मेरे को ट्राई करने दो। तो उन्होंने शायद देखा कि मेरी आंखों में उनको थोड़ी ऑनेस्टी दिखी, क्योंकि वो भी देख रहे होते ना कि 1-1.5 साल से मैं अपने आप लगा हुआ हूँ बिना किसी की मदद के। मतलब पढ़ाई के वक्त मेरे को बोलना पड़ता कि पढ़ साले पढ़, बट कॉमेडी में मैं खुद बोलना नहीं पड़ा। गुड। तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि देख 25 की एज तक तेरे को टाइम देता हूँ, अगर तब तक तूने कुछ कर लिया तो तू कर, वरना अगर तू खुद से ही फिर कंटाल जाएगा तो तू खुद से ही फिर वापस से MBA करना। तो अल्टीमेटम उन्होंने मुझे मोटिवेशन के लिए दिया कि तू खुद अपने माइंड में टारगेट सेट कर कि 25 की एज तक कुछ होता है। तो अभी 25 का हुआ मैं मार्च में। ये मुझे भी लग रहा है करियर शो करते करते मुझे भी कुछ करियर के ना और इंसाइट्स मिलती जा रही है। ये तीनों शो में एक कॉमन चीज़ है कि तीनों के पेरेंट्स ने जैसे किसी ने सपोर्ट तक नहीं था, सबकी एक कॉमन चीज़ आ रही है कि इस एज तक जहाँ सिंगल जहाँ धीरे धीरे मेरे को भी तेरे पकड़ लेंगे फिर अरेंज में हाँ फिर अरेंज में। तो गुड। तो 25 तक में अभी तो 100 की हो गया तो बहुत विस्टम आ जाएगा। गुड। अनदर एस्पेक्ट, ये तो आप पेरेंट है, ये एक होता है एक सोशल टैबू होता है जो कॉमेडी चलती है उसमें। यू नीड टू क्रेक वियर जोक ऑन योरसेल्फ एट टाइम्स ऑन फैमिली, इवन एब्यूजिव, मतलब वो जो गालियाँ बोली जाती है माइंड चलता है, ऑफिस वो सारी चीज़ें चलती है। तो मैं कर रहा हूँ, मुझे लाइमलाइट में मैं खुश हूँ। लेकिन जैसे मैं कई बार बोलता हूँ ना कि इंडियन पेरेंट्स कैसे हैं कि बच्चा गाली बोले तो नहीं चलेगा, लेकिन गाली बोल के करोड़ रुपए ला के तो चलेगा। तो जब तक पैसे नहीं आ रहे हैं और गालियाँ बोल रहे हो, उसके कई बार फीडबैक नहीं जाते हैं। सो व्हाट वाज देयर रिएक्शन और व्हाट वाज द सोशल प्रेशर, हाउ दैट टू बी डील्ड विद। तो इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड करता है कि मेरी फैमिली क्या सोची थी। तो मेरी फैमिली में मोस्टली मेरी मम्मी हमेशा, किसी का कमेंट नहीं होगा लेकिन मेरी मम्मी का हमेशा कमेंट होगा कि अच्छा गुड जो, तो वो समझती। आज तक मेरे शो में कभी नहीं हो, क्योंकि उनको लगता है कि बच्चा ऑकवर्ड हो जाता है, क्योंकि वो भी आर्टिस्ट है तो उनको समझ आता है कि मेरे बच्चे के मेरे सामने कॉमेडी नहीं कर। और ऑब्वियसली मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं कॉमेडी इसलिए बना शायद क्योंकि चाइल्डहुड बुरा था शायद, बट हाँ। तो और फिर मेरे दादा ने मुझे एक चीज़ कही थी कि मैंने उनको पूछा कि मुझे कभी कभी कुछ कैरेक्टर्स करने में तो अजीब लगता, तो उन्होंने बोला था कि देख आर्टिस्ट कभी है ना, वो कभी ये चीज़ें नहीं सोचते, वो इन सब चीज़ों से परे होता है, उनको उसको कोई लेना था नहीं, उसको खाली सामने तो एंटरटेन कर। तो आप अपना ईगो इतना बड़ा मत रखो कि मैं ये नहीं कर सकता या मैं वो नहीं कर। आपको लोग आपको देखने आ रहे हैं, अपना कीमती समय दे रहे हैं, चाहे पैसा दे रहे हैं या फिर एनर्जी दे रहे हैं। कोई भी बंदा टाइम निकाल के रेडी होकर घर से निकल के आ रहा है ट्रू संडे इवनिंग को, और वो एंजॉय करने आ रहा है, एंटरटेन हो रहा है, आ रहा है, उसको रिलैक्स हो रहा है। हाँ। या तो उन्होंने मुझे बोला, तब से मुझे जो मेरे मन में हल्का सा डाउट था वो भी निकल गया था। तो मुझे लगता नहीं कि जोक्स मेरे लिए जोक है, उसमें फिर गाली दो नहीं दो, अगर हंसी आ रही है तो वो जोक है, अगर हंसी नहीं आ रही तो वो जोक नहीं। तो बस यही लॉजिक है। और सोसाइटी की बात रही तो हमारी सोसाइटी शायद कंजर्वेटिव है, लेकिन ऑलरेडी मेरे से पहले से कई ऐसे कॉमेडियंस है, मतलब दिनकर मेहता
अपनी गुजरात। तो लंदन में गाना उसे शो लेते थे। तो उनके 2 टाइप के शो होते हैं, हाँ। एक जहाँ पे आप फैमिली के साथ देखो और एक जहाँ पे आप शराब की ग्लास हाथ में रख के फिर वो शो देखो। तो ऑडियंस आपको हमेशा आपकी ऑडियंस मिल जाएगी, तो उसकी फिक्र मत करो। पॉइंट ये है कि मैं पर्सनल लाइफ में भी हंसी मजाक में गालियों का यूज़ करता हूँ। मेरे लिए गाली बचपन से ही एक एक्सप्रेशन, मेरे लिए वो ऑफेंसिव वर्ड नहीं। तो अगर मैं जोक उस पंच को एम्फोसाइज कर रहा हूँ, अगर वो कोई जो पंच लाइन हो, अगर वो गाली की वजह से अगर वो पंच लाइन हो और अगर 100 गुना ज़्यादा फनी बन रहा है, तो मेरे लिए वो जायज़ है। लेकिन अगर आप गाली को पंच लाइन बना रहे हो तो वो मेरे लिए वल्गर, तो वो आपको आना चाहिए। और अगर आपका पर्सनल लाइफ में जैसे बात करते हो, अगर आप स्टेज पे भी वैसे बात करोगे तो ऑडियंस को भी लगेगा कि ठीक है अपना ही बंदा है और उसको रिलेट करे। और आजकल लोगों को इतना फ्रस्ट्रेशन होता है ना लाइफ में, जॉब से या फिर पर्सनल लाइफ में फाइनेंशियल, तो वो 2 घंटे जो भी मेरे शो में आता था, तो वो हिंदू मुस्लिम या फिर जो कोई लड़का लड़की हो गया या फिर LGBT की कम्युनिटी से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने ये सब एक समान, एक बार कोई 10 साल की लड़की आई थी तो उसको भी मैंने नहीं छोड़ा था, उसको भी रोस्ट किया था, उसकी मम्मी बाजू बैठ दी। तो वो जो कॉमेडी है मेरे लिए एक समन क्लीशे लगेगा, बट वो मेरे लिए मंदिर के समान है कि एक बार आप कॉमेडी में आ गए मेरे द्वार में, तो उधर फिर आप सब एक समान। ये क्या है, ये इसलिए पूछना पड़ता है कि सोसाइटी 2 दाई तलवार है। मैं बोला हमारे एकदम क्लोज हमारा 6 दोस्तों का ग्रुप है, उसमें तो एक दूसरे नाम गालियाँ हैं, वो चलता है। लेकिन जब वो होता है ना कोई अरे ये तो गालियाँ बोलता है तो वहाँ वो शो करे से वहाँ वो नुकते चिन्ह होने शुरू, इसलिए वो अपने को उसको डील करना जरूरी होता है। जस्ट 2-3 बार बात है, इफ यू आर कंफर्टेबल। ये मेरा क्वेश्चन इसलिए आ रहा है कि चाइल्ड साइकोलॉजी, पेरेंटिंग, मेरा बहुत डीपर रिसर्चर उसके ऊपर, मैं कोचिंग भी देता हूँ, काम भी करता हूँ। So, what something that impacted in the childhood? देखिए सेंसिटिव हो सकता है, कंफर्टेबल हो शेयर करो, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ बिकॉज मैंने जैसे पहले कहा 1 से 10 साल की बहुत क्रिटिकल है। सो जो भी देखते हैं उसमें पेरेंट्स है, दे what care they would have taken. So what happened that made you this? तो मुझे अब ऐसा लग रहा है कि शायद मेरे पेरेंट्स ने टेंशन नहीं दिया मुझे, लेकिन वो एक्चुअली मैं अभी अनडायग्नोस्ड है ये, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे ADHD। एक बीच में एक चीज बोल, ADHD ये एक सब ये ऑडियंस के लिए बोल रहा हूँ। पॉइंट ये समझना है, जो भी प्रियांशु बोल रहा है वो उसकी फीलिंग है, जरूर नहीं है पेरेंट्स ने अटेंशन नहीं दिया हो। एज अ किड उसने कुछ ऑब्जर्व किया, उसमें से मीनिंग निकाले वो जो भी बोल रहा है। सो वेन यू आर लिसनिंग डोंट लिसन फ्रॉम हिज उसके पेरेंट्स को जजमेंट के पॉइंट से, उन्होंने पहले पूरा दिया और इसको ये फील होता रहे कि शायद इसको अटेंशन नहीं मिला। यस शायद मुझे भी ADHD, मुझे जैसे मैं बड़ा होता जा रहा हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि जो सिम्टम्स है मुझे बचपन से, फॉर एग्जांपल कि पढ़ने में डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो आप, या फिर आपकी स्पीच प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, अगर कोई बच्चा बहुत ज़्यादा फास्ट बोल रहा है, बहुत धीरे बोल रहा है, तो जैसे कि अभी हम नोटिस करोगे कि बहुत साल पहले बहुत फास्ट बोलता था, लेकिन अभी मेरी क्लैरिटी बढ़ी है क्योंकि मैं फिर इम्प्रोव थिएटर करने लगा। तो बचपन और जिन बच्चों को बचपन से अगर डिस्ट्रैक्टेड फील होता है कि पढ़ाई में मन नहीं लगा, बट वीडियो गेम वो 10 घंटे खेल सकते हैं, तो अगर आपको ये सिम्टम्स दिख रहे हो तो जनरली हमारे पेरेंट्स क्या सोचते हैं कि बच्चा लेज़ी है। और 2 चीज़ जो मेरे को सुनने मिली कि मैं लेज़ी हूँ, और दूसरा कि मेरे बहुत पोटेंशियल है बट मैं वो कर नहीं पाता चीज़। तो ये मेरे बचपन में टीचर्स ने भी बहुत बोला है, मेरे घर वालों ने कुछ नहीं बोला है। जनरली ज़रूर नहीं कि मेरे पेरेंट्स हैं, बट क्लोज रिलेटिव हो गए, अंकल आंटी हो गए, उन्होंने बोला। मेरे पर्सनल पेरेंट्स ने मुझे नहीं लगता कभी मुझे कुछ ऐसा बुरा भला कहा, बट शायद मेरा एटमोसफेयर वैसा था। घर में शायद झगड़े होते हो, सबके घर में झगड़े होना, सबके घर में होता है। बच्चों के सामने जितना हो सके कम झगड़ा करो। वो अब मेरे पेरेंट्स को अब समझ आ गया, अब वो बहुत, अब इनका रिलेशनशिप बहुत हेल्दी है। लेकिन तब ऐसा होता था, हम लोग अब शब्द गाँव में रहते थे, हम लोग तब टाउन में रहते थे, तो वहाँ पे मेरे पापा ने शायद उनके कजिन्स को ऐसे लड़ते हुए देखा था, उनके जो बड़े भाई थे, तो उन पर असर पड़ा हो। तो ये जनरेशनल ट्रॉमा जो है वो आता रहता है, लेकिन ये हमारा फर्ज है कि हम वो पैटर्न ब्रेक करें ताकि जो हमारा फिर जो बच्चा हो या बच्ची हो उस पर वो असर ना पड़े। तो वो ADHD की वजह से मुझे लग रहा है कि वो प्रॉब्लम हुई होगी, और जिसकी वजह से बच्चा क्या होता है कि उसको थिएटर की तरफ उसका झुकाव ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि कोई रूल्स नहीं होते, उसमें ना कोई मैथ्स होता है, ना कोई नंबर्स होते हैं, ना कोई पैटर्न्स होती, सब कुछ एब्स्ट्रैक्ट होता है। तो फिर बचपन से मुझे याद है कि हम लोग ग्रुप्स, जैसे कि आपने अपने दोस्तों का खेलते थे, हम लोग भी अपने दोस्तों के साथ टीम बना लेते थे कि हम लोग ऐसा स्पेशल एजेंट है, हम लोग ऐसा मिशन सॉल्व करने जा रहे हैं, और हम लोग 4th-5th क्लास में सब बच्चों का मिशन सॉल्व करने निकल पड़ते थे। हम ऐसा पावर रेंजर, हम लोग ऐसा पूरा पावर रेंजर्स है, हम लोग टीन टाइटन्स। तो वो मुझे बाद में रियलाइज हुआ बहुत साल बाद। तो ये सब जो पैटर्न्स मैंने नोटिस की कि इसकी वजह से शायद मेरा झुकाव ऑलरेडी आर्ट की तरफ था, और अब मैं इसको हील करने की ट्राई कर रहा हूँ। सोच रहा हूँ मैं कि थेरेपी में जाऊँ मैं, और अच्छा साइकोलॉजिस्ट एक रहा कोई, और हेल्थ तो बहुत महंगे होते हैं, तो ऐसा ट्राई कर रहा हूँ कि पैसे करना करूँ। We will work together. I can definitely support you, sir. Now the point is, मुझे तो समझ में आ रहा है the whole process is
कि कुछ बचपन में था मेरे लिए, तो मतलब पहली बार ऐसे इंटरव्यू कर रहा हूँ तेरे साथ, तो एज स्टूडेंट देखा था, तो मेरे तो वहीं से ये शौक शुरू हुआ है कि मेरे को यार वो पब्लिक का टेंशन है। सो इट हैपेंस, चलिए गुड। सो ये एक बात हो गई जो सोशल फ्रंट पे हो गई, बेस्ट फ्रंट पे हो गई। नाउ एक योर फ्रंट, इनर यू, प्रियांशु, कि तो होता है पापा को ये चाहिए, मम्मी को ये चाहिए। हाउ इज योर जर्नी फ्रॉम दैट 12th स्टैंडर्ड तक के अंदर डाल के नवीं से टैग करके आप तक पहुँचने में, अप्स एंड डाउन्स, हाउ यू डील विद दैट? कभी लगता है बहुत अच्छा जा रहा है, कभी लगता है कुछ नहीं हो रहा है, कभी छोड़ के भागने का मन करता है, एंड दैट्स पार्ट ऑफ द गेम, बट हाउ यू डील विद दैट? तो जैसा मैंने बोला कि ADHD शायद मुझे है, तो उसके सिम्टम ये होता है कि आपको टाइम ब्लाइंडनेस नहीं होता है, कि मतलब आपको टाइम का पता नहीं रहता कि 1 साल चला गया, 2 साल चला गया, लेकिन अभी आपको लग रहा हो कि अभी तो कल ही था। मुझे कोई वीडियो पोस्ट करना हो तो कभी कभी लगता है कि मैं कल डाल दूंगा, फिर जब वो रिलीज होता है तब पता चल रहा है कि 1 महीना ऑलरेडी हो चुका है, और मैं 1 महीने से एडिट करता हूँ। तो जब मैं एडिट करने बैठता हूँ तो मुझे पता ही चलता, 3 दिन चले जाते हैं, खाना पीना साइड में हो जाता है। मेरी मम्मी सपोर्ट करती है, अब वो समझती हो। हाँ, मुझे लगता है कि पहले से वो समझती ही थी, बट शायद मेरे पेरेंट्स जो ऑलरेडी वर्किंग थे ना, अब वो तुझे समझ में आ रहा है कि मम्मी समझ रही है। हाँ, क्योंकि तब वो वर्किंग दोनों पेरेंट्स थे, तो जो पहले 10 साल जो 15 साल जो साथ में रहना होता है वो नहीं दे पाए, उनकी गलती भी नहीं, क्योंकि हम लोगों को सर्वाइव करना था। हम लोग गाँव से इधर सूरत में, ठीक है, खुद का घर ही है ना, तो बहुत प्रॉब्लम होती है, लेकिन मेरे ग्रैंड पेरेंट्स मेरे साथ थे, तो शायद मैं बच गया थोड़ा। मतलब उसने और चाइल्डहुड दादा दादी के साथ गया, मम्मी पापा के साथ नहीं गया। कम गया, हाँ। बट अब मैं कोविड के बाद ज़्यादा टाइम स्पेंड कर पा रहा हूँ पेरेंट्स के साथ, क्योंकि अब उनको भी रियलाइज़ हुआ कि फैमिली की वैल्यू क्या होती है। हम सबको रियलाइज़ हुआ शायद, तो हम लोग अभी पैसे के पीछे कम भागते हैं, थोड़ा साथ में एंजॉय भी करो। गुड। तो मैं 1 डे एट अ टाइम लेता हूँ चीज़ों को। मेरे से वो 6 महीने वाला 1 साल वाला गोल अचीव नहीं हो पाता। मुझे पता है कि 5-10 साल बाद मुझे देखने की, मुझे स्टेडियम सेल करना है, होपफुली, ठीक है, कि लोग आए और मुझे 100% लोग। आई हैव सीन योर वीडियोस, मजा आ जाता है। थैंक यू सर। तो ऐसा हो, और क्या बोल रहा था वो? स्टेडियम सेल करना है, हाँ, अभी वो पैसे के पीछे नहीं भागते हैं, हाँ। वो सब चीजें रहती हैं। तो आपने मुझे पूछा कि कैसे डील किया। हाँ, तो मूड स्विंग्स होते रहता है। कभी कभी तो मुझे लगता है कि मैं लड़की नहीं हूँ ना, कैसा मेरे को पीरियड्स नहीं आते फिर भी मेरा मूड स्विंग आता रहता है। तो मूड स्विंग्स आता रहता है। कभी कभी आपको 10 दिन लगता है कि आपका अच्छा दर है, 5वें दिन से 11वें दिन लगता है कि छोड़ दे। तो ये चीज़ें होती रहेगी, लेकिन आपको फिर गोल से याद रखनी कि आपको क्या चीज़ करनी है जो आपको मज़ा की सुनाते। तो मैंने इसका थियरी बनाई मेरे लिए कि मेरा रूटीन जो है, मैं ऐसे तब चीज़ें करूँ जो मेरे को 10 साल बाद भी वो करनी। क्योंकि आपका रूटीन, अगर फॉर एग्जाम्पल आप सोचोगे कि 10 साल बाद मैं फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करूँगा, लेकिन अगर आप रूटीन में 18 घंटे आप सिर्फ काम ही कर रहे हो, या फिर आप बाकी 15 घंटे अपने दोस्तों के साथ बिता रहे हो, तो आप 10 साल बाद फैमिली के साथ नहीं बिताओ, क्योंकि तब तक फैमिली आपकी डिस्टर्ब हो चुकी हो। तो जो चीज़ आपको करनी है, अभी रूटीन ऐसा बना लो कि मैं 2-3 घंटे अभी कॉमेडी का दूँ, 2-3 घंटे दूँ, भले ही होगा नहीं, लेकिन मैं 100 हर न्यू ईयर के दिन मैं रेजोल्यूशन बनाता हूँ, और वो कभी नहीं होता। शायद भी किसी का होता होगा, अगर आप अंकित बयानपुरिया हो तो। वो डेटा भी कहता है कि आरबी 1 या 2% है जो उसको रिजोल्यूशन आगे ले जाते हैं। तो ये मेरी थियरी है कि अगर आप 100% जो अपने गोल रखे हैं उससे 60-70% भी हो जाए ना, तो इनफ है। खुद पे प्रेशर मत रखो परफेक्शनिस्ट होने का। तो और 1 डे एट अ टाइम लो, एक एक दिन जो भी हो रहा है करो, और साथ साथ में सर्वाइवल के लिए पैसे कमाने का कोई साधन ढूंढ, जिससे आपको ना किसी और पर बर्डन हो और घर पे थोड़ी मदद भी कर। तो ये बड़ा लॉजिक है। मोमेंट या स्टेज पे गए हो जब लगता है नहीं यार अब तो डिलीट हो गया, समथिंग दैट रियली यू रिपेंट, और नहीं इसको मैं ठीक कर बता दो। ऐसा तो आज तक हुआ नहीं है कि मैंने ऐसा कुछ बोल दिया हो जिससे मेरे को रिग्रेट हो। नॉट ओनली अबाउट स्टेज, कहीं पे भी किसी ने कमेंट किया हो तो ऐसे होता था नहीं, इट वाज हार्ट ब्रेकिंग यार, अच्छा नहीं हुआ। इट्स नॉट ऑन स्टेज, कहीं कोई सोसाइटी में किसी ने बोला हो, पेरेंट्स ने कभी कुछ बोला, दोस्तों ने कुछ बोला हो, समथिंग यू योरसेल्फ फेल्ट एनीवेज। ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है शायद, बट कॉमेडी का एक ये भी अच्छा टूल है कि जितना नेगेटिविटी आपको मिलेगी ना, उतने अच्छे कॉमेडियन आप बनो। ओके। तो मेरा फेवरेट कॉमेडियन है क्रेग फर्गसन। उनका एक कोट है कि अगर आपका बच्चा कॉमेडियन बनना चाह रहा है तो आपने पेरेंटिंग अच्छी कीजिए। तो ये सीरियस मत लेना इसको, पता चले कमेंट में कर रहे हैं कि ये नवीन सर किसको लिए मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या बोल रहा था कि पेरेंटिंग अच्छी नहीं की है, हाँ, मेरे अपने बच्चों को कॉमेडियन बनाना है। उसके पहले इसका कोट था, he must have quoted with some हाँ, तो मुझे पर्सनली तो मुझे पर्सनली कब लगा, तो कुछ एक आध साल, 1-1.5 साल पहले ऐसा हुआ था शायद स्टेज पे, कि उस दिन कुछ झगड़ा हो गया था मेरे किसके साथ, कुछ तो हुआ था, मेरा मूड खराब था, और मैं जब स्टेज पे चढ़ा, मेरा शो था 1.5 घंटे की, और मेरा क्राउड वर्क शो था, तो मैं ऑडियंस से बातें करता हूँ और उनसे मैं कॉमेडी निकालता हूँ, बिना दिल दुखाए हुए। हाँ। तो मैं ट्राई करता हूँ कॉन्शियसली कि मैं
बुलिंग और कॉमेडी के बीच में डिफरेंशिएट है उसको, क्योंकि हल्के से किसी का लाइन ऑफ डिफरेंस है। हाँ, तो मैं किसी कम्युनिस्ट का नाम नहीं लूँगा, लेकिन कुछ होते हैं कि माइक उनके हाथ में आ गया तो वो भूल जाते हैं। एक जो सत्ता का अभिमान आ गया कि मेरे हाथ में माइक है तो लोग मेरा सुनेंगे, तो वो ऐसा नहीं है। मेरे हिसाब से एम्पैथी होनी चाहिए होनी चाहिए। तब बुलिंग में और कॉमेडी में डिफरेंस है। वो आपको पता चल जाएगा। आप ह्यूमर के ऐड में नहीं बोल सकते हो, उनको दिल से पता चल जाए। तो मैं ट्राई करता हूँ कि मैं जिसके एक्सपेक्ट से मजाक करूँ वो इंसान भी ऐसे और बाकी लोग भी ऐसे। और तो जितने नेगेटिव कमेंट्स मेरे को आते हैं उसको मैं ट्राई करता हूँ कि मैं पॉजिटिवली लूँ। लेकिन एक बार ऐसा हुआ था कि एक लेडी ऑडियंस में आई थी और वो अपने टॉडलर के साथ आई थी, एक साल का भी नहीं होगा बच्चा। और अब मैंने जैसे ही मैं स्टेज पे चढ़ा तो क्या होता है, जनरली मेरे पहले एक ओपनिंग एक्ट होता है जो वार्म अप करता है ऑडियंस 5-10 मिनट। उसके बाद मैं आया और मैंने देखा कि एक फ्रंट रो पे छोटा सा बच्चा बैठा है। तो मुझे एस्टिकली बुरा लगा कि क्योंकि जनरली मेरे शो 16+ होते हैं, हाँ, तो भले ही वो बच्चा समझ नहीं पा रहा, लेकिन वो बच्चे के सामने मुझे मेरे जो ऑफेंसिव जोक से वो करने में मेरे को हिचकिचाहट हो रही थी, मैं नहीं कर सकता। तो मैंने मेरी टीम मेंबर से बोला कि इनको पीछे बोल दो कि शिफ्ट हो जाएंगे। तो उनको थोड़ा ऑफेंसिव लगा कि अरे हमने पैसे दिए, हमको पीछे क्यों भेज रहे हो। बट मैंने बोला कि सॉरी प्लीज़ थोड़ा दूर रहो, पीछे चले जाओ, अब लाइट आ रही है आपके मुँह पर, मैं तुम्हें कॉमेडी दिया। तो फिर वो लेडी को थोड़ा बुरा लगा। तो पूरे शो के दौरान वो और एक 15 साल का लड़का था, वो बीच में कमेंट किए जा रहे हैं, हैकल किए जा रहे हैं। उनको लग रहा है कि ये कॉमेडियन है तो चलो इनको ऐसा रोस्ट कर दें। तो उस टाइम पे शायद मेरा मूड ऑफ था, तो वो पहले आधा घंटा मैं थोड़ा हताश था, मैं उनको खोल नहीं पा रहा था। बाद में फिर मैंने अपना को मनाया कि ठीक है यार, you never generate honesty. Don't just कई बार होता है you are lost and then you will die. वापस वो जो आता बोला है वो वापस हमने आपको लेके आया मैं। फिर वापस फिर मैंने वो रोस्ट किया 1 घंटा, और फिर वो रोते रोते आंसू टपकने वाला था वो लड़के का। तब तक फिर मैंने बोला ठीक है चलो अभी ताली की, अब ये लिमिट में आ चुके हैं। और फिर जो लेडी थे वो फिर मेरे को 500 रुपीज़ डोनेशन दे दी। Wow, good. It's not about 500. It's about she got your message. वो 500 रुपये दिए 100 रुपये में वो नहीं है, but that's a pride. कि कोई अपने को हेट कर रहा था, हेट करते एंड में जाके 500 रुपये दिए जाते, तो हमने किस लेवल पर डिलीवर किया होगा। मतलब गुड जो अब्राहम लिंकन ने कोट है कि द बेस्ट वे टू फिनिश एन एनिमी इज टू मेक देम योर फ्रेंड। तो इसलिए जनरली मैं यूट्यूब पे हेट कमेंट्स भी बहुत आते हैं, इंस्टाग्राम पे आते हैं, लिखते हैं कि ये ओवर एक्टिंग कर रहा है या फिर गाली दे रहा है या फिर कुछ भी हंसी नहीं है या फिर ऐसा कुछ। तो मैं उनको पसंद नहीं आता, क्योंकि जनरली लोग क्या करते हैं कि हम लोग नेगेटिविटी की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। जो 2 लोग आपको कमेंट कर रहे हैं उसको मैं गाली देता हूँ, लेकिन मेरी मम्मी मुझे सिखाती है कि ऐसा मत करो। जो 98 लोग आपको प्यार कर रहे हैं उनको रिप्लाई करो। एग्जैक्टली। मैं ट्राई करता हूँ कि मैं जो नेगेटिव है उसको इग्नोर करूँ, मैं बिल्कुल रिप्लाई ना करूँ। और जो मेरे को पसंद कर रहा है भले अगर नाक तरी मुझे भी भेज रहा है तो मैं अपने दिन में से टाइम निकाल के उसको लाइक करता हूँ, उसको रिप्लाई करता हूँ। Wow, you find that मैंने सारे कमेंट्स को रिप्लाई करता हूँ। wow. 98 बस पर Good. थैंक यू, नींद में दो। Good. तो ये था। So the whole point is जो भले मैं तो यहाँ तक बोलता हूँ 98 पॉजिटिव हो रहे 2 नेगेटिव छोड़ दो, 2 पॉजिटिव हो रहे उस पर फोकस करना ज़्यादा जरूरी है। बिल्कुल। क्योंकि लोग हर तरीके से बोलेगा, हम जब पब्लिक डोमेन में बैठे हैं तो सम मिल से अच्छा है, सम मिल से सबके अपने अपने बोले गुड लाइक बैड, सबका अपना अपना। कभी कभी पर्सनल फ्रस्ट्रेशन भी होती है वो। सो उसको देख के नहीं चल सकता, अपने अपना काम अच्छे से करना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। बिल्कुल। सो कभी कुछ ऐसा होता है कि जैसे एग्जाम्पल दिया वैसे कि लोग रोस्ट करना चाहे आपको, अरे बिल्कुल। एंड हाउ डू डील विद दैट? क्योंकि ये मुझे ऐसा बोला ना, आई कैन स्पीक वेरी वेल, आई एम ऑल्सो स्टेज पर्सन, मुझे स्टेज पे चढ़ना पसंद है, बोलना पसंद है, बट जब कॉमेडी की बात आती है, हाँ मैं प्लान कर रहा हूँ स्टैंड अप कॉमेडी बन जाना है, इट्स अ जोक, कभी भी नहीं जाऊँगा उससे, इट्स नॉट माई फोटे। मैं कोचिंग सेंटर चलना है। ये धमकी दे रहा है। नहीं तो फिर देख लेंगे। हाँ। सो एंड दिस द पॉइंट वो होता है कि लोग आपको रोस्ट करते हैं। क्या लोग आपको रोस्ट करते, तो मुझे जैसे लगता है कि यार सामने वाला खींचा करना शुरू कर देंगे तो उसको कैसे डील करते, तो हाउ यू डील विद दैट? तो उसको भी ऐसा नहीं कि वहाँ जाके मैं कुछ उसको बोले हो माँ बहन बोल, उसको करना मुझे कॉमेडी में ही है, उसको ऐप रिप्लाई भी देना है, उसको बुली भी नहीं करना है और सबको मजा आए वैसा भी करना है। इट्स अ वेरी ट्रिकी सिचुएशन। तो उसका ऐसा है कि बचपन से मैंने ऑलरेडी इतना बुली हुआ हूँ और किया भी है, तो बचपन में दोनों साइड देखी मैंने। तो बचपन से मैंने इतना मेरे बारे में इतना बुरा, मैं खुद का सबसे वर्स्ट क्रिटिक हूँ। मतलब मैं वीडियो मेरा जब तक मुझे पसंद नहीं आता तब तक कोई और देखेगा तो बोलेगा कि यार डाल दे यार, इतना अच्छा तो है, बट मुझे अभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं होता। तो वो मेरे अंदर जो वॉइड है ना, तो वो मेरा वॉइड इतना बड़ा है कि कोई मुझे इतना कुछ बुरा बोल नहीं सकता जो मैंने ऑलरेडी मेरे बारे में सोचा था वो। तो अगर सामने अगर क्रिएटिव है तो मुझे ऐसे आती है, अगर उसने मेरा रोस्ट किया लेकिन अगर वो क्रिएटिव है हल्का सा भी तो मैं रिस्पेक्ट करता हूँ एज अ कॉमेडियन। टाइमिंग की रिस्पेक्ट करता हूँ, क्रिएटिविटी की रिस्पेक्ट करता हूँ। तो आज बहुत बार ऐसा स्टेज में होता है, और मैं वैसा कॉमेडियन नहीं हूँ कि ईगो पे ले लो। अगर किसी ने मेरे पे बोल दिया है तो ऐसा नहीं कि अभी मैं रुक आधे घंटे तेरे को सुनाता हूँ। और जनरली इंडिया में यूएस में क्या है कि हैकर्स अभी इतने हो चुके हैं, क्योंकि वहाँ पे
ड्रंक होने जाते कभी कभी, और वहाँ पे कॉमेडी को शायद 100 साल ऑलमोस्ट हो चुके हैं शुरू हुए। अपनी इंडियन कॉमेडी जो सीन है वो 10 साल हुए मुश्किल। ना अभी ये स्टैंड अप कॉमेडी तो अभी मतलब ट्रेडिशनल स्टैंड अप जो राजू श्रीवास्तव जो करते थे, जो वो करते था, लेकिन जो भी ट्रेडिशनल जो यूट्यूब पे कॉमेडियंस है वो भी 10 साल से। 10 साल ही है, and 10 साल बहुत लेटेस्ट है। तो यहाँ पे हेकलर, मुझे नहीं लगता कोई आपको जानबूझ के डिसरिस्पेक्ट करना चाहिए इस बीच में बोलते थे। हाँ, क्लब एग्जैक्ट मीनिंग, क्योंकि ये कॉमेडी चलता हुआ ऑडियंस को सॉरी नहीं है। हाँ, तो हैकल यानी ऐसा होता है कि कोई भी ऐसी चीज करो या बोलना जिससे आर्टिस्ट को किसी भी तरह से डिस्टर्ब हो। ओके, तो हैकलिंग कभी पॉजिटिव भी होता है, कभी किसी ने जोक मारा तो लोगों को हंसी आ गई लेकिन आर्टिस्ट डिस्टर्ब हो गया। लेकिन कभी किसी ने कोई नेगेटिव हैकिंग कर दिया कि अरे किसी ने मेरे को एक बार बोला था, मेरे बार मेरे बाल पेंट किए थे, पेंट नहीं सॉरी ब्लीच, हाँ एशियन पेंट नहीं लगा। हाँ तो किसी ने बोला था कि ये जर्मन शेफर्ड लग रहा है तो तब मेरे को हंसी लगी थी ऐसा खुद पे ही। तो उसको मैंने स्पोर्टिंग ही लिया था क्योंकि लग रहा था मैं जर्मन शेफर्ड, ठीक है ना, तो उसमें क्या हो हंसोंगन मेरे को मिला तो ऐसा कोई इशू नहीं है आजकल लोग। और तभी लोगों को मजा आता है जब अगर सिर्फ कॉमेडियन रोस्ट, और मैं कभी ऐसा दिखता भी नहीं कि मैं उसकी ले रहा हूँ या फिर मैं रोस्ट कर रहा हूँ, मैं कभी ऐसे नहीं देखता। मैं जनरली लोगों से बात करता हूँ ना तो मैं क्यूरियोसिटी से बात करता हूँ। मैं कभी भी ऐसा नहीं करता कि वो बोलेगा कि आप क्या करते हो सर, मैं इंजीनियर हूँ, अच्छा मतलब आप जॉबलेस हो। मैं कभी भी पहले जॉब मारने की ट्राई नहीं करता, मैं पहले जानता कि उसका जो स्टोरी क्या है, जो एक्सक्लूसिव है, और जब वहाँ पे कुछ वो मैसअप करेगा कुछ बोलने में या फिर कुछ ऐसा मेरे को लगेगा कि इसमें से ऑर्गेनिक ह्यूमर निकलेगा, तब मेरा दिमाग सबकॉन्शियसली वो जोक फायर करेगा और तब वो अपने आप ऑर्गेनिकली लोगों को हंसे। तो मैं ट्राई नहीं करता कि मैं उसको नीचा दिखाऊँ, वो मेरा इंटेंशन कभी नहीं होता। और जब आपका इंटेंशन ऐसा होता है कि आपको सिर्फ हंसी ही आपका गोल है, तब लोग भी वो झेल लेते, ठीक है कि ये बंदा सीरियस नहीं। और तब 2-3 जो मेरे पे भी आते हो तो मैं भी झेल लेता हूँ, तो लोगों को मजा आता है। मजा। मेरा भी नया वीडियो है, उसमें किसी ने मुझे पूछा था, 40 मिनट का है, देखना है यूट्यूब में। तो उसमें किसी ने मुझे पूछा था कि मैंने पूछा था कि ठीक है, कोई साइकोलॉजिस्ट आई थी ऑडियंस में, मैंने पूछा कि आपको देख के क्या मेरे को देख के क्या लगता है व्हाट इज द बिगेस्ट इशू इन माई लाइफ। तो किसी ने ऑडियंस ऐसा बोला था कि कॉमेडी। आप ऐसा हंस रहे हैं और वहाँ पे मैं ऐसा दिल पकड़ रहा हूँ मेरा कि यार ये बंदा मेरा ऐसा सच का रास बोल रहा है। तो वहाँ पे लोगों को मजा है, फिर मैंने उसको भी जोक में ले लिया। तो वो जोक क्या है उसके लिए वीडियो देखें। ये सबसे सीखा है मैंने। सो ये जो कॉमेडी का पूरा फ्लो चलता है, एक तो होता था जो राजू श्रीवास्तव या जॉनी की उनको बोलते तो मूवी की स्क्रिप्टेड जैसे जी रहे थे। ये जो तेरा शो जो जितने में देखे, इट्स लाइक यू गो देयर, इट्स अ कम्प्लीटली कन्वर्सेशन। शायद कोई एक भी जोक तो सोच के नहीं जाता है कि आज जाके जैसे पहले के जो शो देखते हैं उसमें क्या हो जाके वही बोल रहा है या 15 मिनट आधा घंटा करना बोलते, मतलब जस्ट स्क्रिप्टेड सॉर्ट ऑफ थिंग। पहले जितने भी शो देखे इट्स लाइक यू गो देयर, यू स्पीक टू पीपल, उनसे बात कर करके वहीं पे वो ह्यूमर क्रिएट होता है। हाउ टू मास्टर दिस आर्ट, तो अल्टीमेटली जो देख रहे हैं उन पे मिलना चाहिए, मुझे इसमें जाना है, तो ये सब चीज़ें सीक्रेट क्या आएंगे एंड हाउ यू गेट द कॉन्फिडेंस। मैं भी सीख रहा हूँ अभी, ऐसा बहुत साल है अभी मेरे को भी। और ये कभी मास्टर नहीं हो सकता, कॉमेडी ऐसी चीज़ है कि कभी मास्टर नहीं हो पाएगा। कोई भी आर्ट है कभी मास्टर नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे पहले जनरेशन में उसको 0 से 20 तक ले गए, हम उसको 20 से 20 30 तक ले जाएंगे, फिर हमारे पास जो है 30 से 40। तो एक प्रोसेस ऑनगोइंग प्रोसेस है इसका। बट मैं कैसे कर रहा हूँ, शुरू कैसे कर रहा हूँ, दूसरा बिना कोई एजेंडा स्टेज पे जाके खड़े होने और मैं 1.5 घंटा वो एंटरटेन करूंगा। हाँ वो बोलते हैं ना जिगरा ना से आता है वो जिगरा, तो उसके लिए तो बहुत साल आपको ऐसा पसीने बहाना पड़ेगा, खून पसीने। जिगरा ऐसा 1-1.5 साल में नहीं आएगा। आजकल कभी मेरे को हर शो के पहले एंग्जाइटी होती है, जैसा मैंने बोला सोशल एंग्जाइटी आज तक मेरे को है। हर शो के पहले मुझे लगता है कि मैंने रियली अप्रिशिएट दिस थिंग कि ओपनली इन फ्रंट ऑफ कैमरा स्पीकिंग। नहीं तो सबसे बड़ा जो इंटरव्यूज में होता है पीपल ट्राई टू आई, और मैं यही अपने शो से में यूनिकनेस चाहता हूँ जो ये है, दिस इज हाउ करियर आर बिल्ट, दिस इज हाउ आई एम एंड दिस इज हाउ आई डील विद इट। और नॉर्मल लोग ऐसे ही होते हैं। गुड, आई रियली अप्रिशिएट दिस थिंग। थैंक यू। तो 1-1.5 साल तो पहले आपके जाएंगे, आपको ट्राई करना पड़ेगा। ये मेरी प्रोसेस, कुछ लोग शायद 6 महीने में भी कर ले, कुछ 1 महीने में भी कर ले, डिपेंड करता है। बट एटलीस्ट 6 महीने से 1 साल आपको लगता है सिस्टम, अपनी सिस्टम को रेडी करने की। क्योंकि पहले कुछ दिन तो आपको जब ओपन माइक पर जाएंगे आप, तो पहले तो आपको माइक पकड़ना पड़ेगा, ऑडियो आएगा, लाइट आपके पड़ेगी, वेन्यूज चेंज होते रहेंगे, तो अगर वेन्यू का साउंड अलग होता है, उस दिन वेदर कितना होता है, वो लिटरली जो मेरे रूम में टेम्परेचर कितना है उससे भी मेरे कॉमेडी पर असर पड़ता है। एग्जैक्टली मेरे मुंह पर, क्योंकि मैं बहुत सेंसिटिव पड़ता है। तो जितना मैं ज़्यादा सेंसिटिव हूँ तभी मैं सामने वाले को बिना ऑफेंड के हंसा पाता हूँ। शायद ये मेरा मन कि जब तक आप वल्नरेबल नहीं हो सकते ना पूरा, तब तक आप कॉमेडी नहीं कर सकते। ये मेरा स्टेटमेंट तो एंड पीपल डोंट वांट टू बिकम वल्नरेबल एंड अब तक जितने मैंने आपसे सोचे में तेरे स्टोरी सुने, आई एम कंप्लीटली वल्नरेबल। ये है, ऐसा है। गुड। तो अगर आप कंसिक्वेंसेस की फिक्र किए बिना जाओगे इन बार तो हो जाएगा मुझे लगता है।
तो और मैं पर्सनली क्या ट्राई करता हूँ, क्या था क्वेश्चन? कि ये जो एकदम जाके खड़ा 1.5 घंटे वो जिगरा का नशा है। तो जिगरा ऐसा है कि आ, हम दोनों कहीं वो हमने काम था या शॉर्ट टर्म मेमोरी हुआ था मुझे लग रहा है ऐसा पता की बात नहीं आ रहा है कहीं मैं कहता आया हूँ नहीं हाँ। तो वो ऐसा होता है कि पहले आप 5 मिनट से शुरू कर दो। ओपन माइक्स का पॉइंट ये होता है कि इसमें 10 से 15 परफॉर्मर्स होते हैं, 1.5 घंटे का टोटल शो होता है, एक होस्ट होता है उसमें, जो होस्ट वो होता है जो 2 साल से 3 साल से कॉमेडी कर रहा है, ओके तो वो आपका भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस कॉमेडियन होता है जो ऑडियंस को संभाल सके। फिर जो गरीब परफॉर्मर आता है वो 5-5 मिनट उसको टाइम दिया जाता है। तो मैंने भी ऐसे ही शुरू किया, आज भी मैं ओपन माइक्स करता हूँ। तो 5 मिनट से आप शुरू करते हो, फिर आपको लग रहा है कि अभी आपके पास 5 मिनट आप सिस्टम कंफर्टेबल, तो फिर आप 15 मिनट 20 मिनट फिर वो खींचते जाते हो। फिर साथ में मैंने मेरी लाइफ में जो फॉर्चुनेट चीज़ हुई कि मेरी लाइफ में इम्प्रोव आया, इम्प्रोव यानी इम्प्रोवाइजेशनल थिएटर। ओके जो थिएटर होता है उसका भी इम्प्रो जो लर्निंग अचीवर में जो किया था हाँ, एक जो 4 घंटे आया था अलग अलग एक तुरंत होता है एक इम्प्रो यार। तो क्राउड वर्क क्या होता है कि उसमें सिंगल इंसान स्टेज पे होता है, माइक हाथ में, तो ऑडियंस से बात होती है। इम्प्रोव में क्या होता है 4-5 लोग होते हैं, हाँ कभी कभी एक इंसान भी होता है, हाँ बट ऑन द स्पॉट आप टॉपिक्स लेते हो और सीन जनरेट करते हो। हाँ थिएटर के एक्सेप्शनली वो तो यू रोल्ड दैट डे। अरे थैंक यू सब, हाँ अच्छा लगा था, तब मजा आया। जो मुझे लगा था कि सूडा संडे ना पे ऑमलेट कैसे बनाओ। हाँ तो फिर थिएटर में करता हूँ, तो थिएटर की वजह से मुझे बहुत खुल गया मैं, क्योंकि जनरली स्टैंड अप कॉमेडियंस अगर मैं सिर्फ स्टैंड अप कॉमेडी करना होता ना, तो मैं अगर वो वर्ड यूज़ कर सकूँ तो मैं ज़्यादा एसफुल बनता। क्योंकि जो कॉमेडियंस होता है वो बहुत ही एरोगेंट आर्ट फॉर्म है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग कहते हैं बहुत जेलसी होती है, क्योंकि हम लोग ये जो एक बहुत सेल्फिश आर्ट है। क्योंकि डांस में क्या होता है आप ग्रुप डांस होता है, कोरियोग्राफी होती है। सिंगिंग में क्या होता है आपको बैंड के साथ परफॉर्म करना होता है। कॉमेडी ऐसी चीज़ है कि आपको सिर्फ अकेले स्टेज पे, तो आपको घमंड ना आने देना ये सबसे बड़ी बात है कि आपको दूसरे कॉमेडियंस की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और पहले के टाइम में ऐसा होता था कि लोग शायद एक कॉमेडी बताता था दूसरे कॉमेडियन के झुक पे हंसता भी नहीं, जैसे ऑडियंस से बैठे थे तो ऐसा करते थे कि अरे ये लोग नहीं। लेकिन अभी लोगों में एम्पैथी आ रही है, जो जेंजी है उसमें एम्पैथी आ रही है, तो वो एक दूसरे के वीडियो शेयर करते हैं। वो लोग आजकल खुद के जोक्स पे हंसते हैं, दूसरे को जोक्स पे हंसते हैं, क्योंकि ये कोलैबोरेटिव वो बन चुका है। तो जैसे मैंने इम्प्रोव थिएटर शुरू किया तो मुझे पहली बात तो टीम बिल्डिंग सिखाई गई। तो मेरा जो ईगो था वो चेक आ गया कि अभी स्टेज पे मैं अकेला फनी नहीं हूँ भाई। मैं 5 लोगों में से अगर मैं हंसा रहा हूँ, बाकी लोग मेरे टीममेट को नीचा दिखाते तो ऑडियंस तो हंस लेगी, लेकिन वो जो मेरा टीम मेंबर है उसको मैं नीचा नहीं दिखा। तो इम्प्रोव सिखाता है आपको कि अपने टीम मेंबर को जितना आप चढ़ाओगे उतना आप शाइन करो। वाह तो मेरा क्राउड वर्क मैं यूज़ करता हूँ कि मैं जितना ऑडियंस को रिस्पेक्टफुली बात करूँगा, भले मैं उसको टांग खींचूंगा, हाँ ठीक है वो एक मस्ती करनी कितनी अलग चीज है। लेकिन उसको जलील करना वो मेरा पॉइंट नहीं। अगर कोई फिर कमेंट दिखाता तो फिर उसको चेक करना ही आता मुझे कि अगर बस, तो वो कॉमेडी में दोनों होना चाहिए कि अगर आप पे रावड़ी ऑडियंस आ गई कभी तो उसको भी कैसे आप लिमिट में लेके आओ। इसकी भाई ये मेरा शो है, आप लोग जितने भी लोग हैं मुझे देखना है, तो आप थोड़ी देर के लिए शांति रखो, मैं आपको भी हंसाऊंगा, आप पे भी आऊँगा। तो दोनों का भी टीचर वाला पावर आपके हाथ में हमको तो क्या होता है क्लास में कोई राउडी आ जाए उसको निकाल के बाहर कर देते हैं तो कंट्रोल आ गया क्लास में, वो पॉसिबल नहीं है। हाँ। तो बोला ओ पैसे लेके आओ, पैसे निकाल दो मेरे को, मैं तेरे को निकाल दूंगा। प्रियर से तो होमवर्क नहीं किया तो बाहर जा ऐसा, तो जब नवी सर करते थे तो ऐसा। हाँ तो बस ये है। और दूसरी जिगरा जो है तो 5-5 मिनट से आया, फिर 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट फिर थिएटर किया मैंने, उससे मैं एक्सप्रेस करना सीखा और फिर एम्पैथी आई मेरे अंदर। तो ये जब चीज़ों का जब कोलैबोरेशन हुआ, फिर मैंने और कम्युनिस्ट को देखा जो क्राउड वर्क करते हैं, रसल पीटर्स हो गया, राहुल सुब्रमण्यन हो गए, एंड्रयू शूज हो गए, तो जितने लोग हैं तो इन लोगों में देखता हूँ। फिर लगा ये मुझे सारा जब ये वापस शो रिकॉर्ड करके देखो तो ये सारे नाम निकाल के मुझे इनके शोज देखने पड़ेंगे पक्का। कि मैं तो ये नाम पहली बार सुना हूँ। एंड यू आर इनटू इंडस्ट्री, यू नो द स्टॉलवर्ड्स ऑफ द इंडस्ट्री। तो जिनको भी कॉमेडी में जाना है तो जितना हो सके कॉमेडी को देखो, लेकिन एक हद तक देखो, क्योंकि सबसे ज़रूरी बात है कि आप ऑडियंस की तरह देखो। क्योंकि अगर आपको कॉमेडी देखना पसंद है तभी आप लोगों को हंसाना पसंद करोगे। क्योंकि मैंने भी एज ऑडियंस ही शुरू किया था, किसी और को देखा फिर मुझे लगा कि मुझे भी करना पसंद है। बट अब मैं हो सकता है जितों से तक ऑडियंस को कम देखता हूँ कॉमेडियंस को, क्योंकि फिर मैं इन्फ्लुएंस हो जाता बराबर। हूँ। तो आप कुछ अपने आइडियाज़ को ही फॉलो करो और उनको ही देखो। जितना आप ज़्यादा कॉमेडी को देखोगे फिर आपको लगेगा कि स्टाइल, फिर आपको सबकॉन्शियसली फिर आप कॉपी करने लगते हो। तो ट्राई करो कि वो भी ना हो। सो ओपन माइक जस्ट मेरी अंडरस्टैंडिंग के ओपन माइक मतलब कहीं पे भी कुछ होता है ना, ओपन स्टेज मिला हुआ है, हाँ जा जाके आपको 5 दिन परफॉर्म करना है। जनरली वो क्लब्स होते हैं जो यंग कॉमेडियंस शुरू करता है जनरली। फॉर एग्जाम्पल किसी कैफे में गए, जब अभी टाइप कर ले कि हमको एक जगह दे दो, छोटा सा हॉल दे दो, 1-1.5 घंटे का हमारे पास टाइम है, रेंट अभी हम दे नहीं सकते क्योंकि हम लोग कमा नहीं रहे। हम लोग या तो बार्टर कर सकते हैं कि हम ऑडियंस लेके आए, आप हमको कुछ फूड कूपन दे दो, या फिर हम फ्री ऑडियंस बोला क्या है आपका मार्केटिंग दे दो। और वैसे करके बहुत जुगाड़ करके लोगों से मिन्नतें करके रास्ते पे वीक मांग के लोगों को बुलाते हैं हम देखने। फिर वहाँ पे 10-15 कॉमेडियंस होते हैं, उसमें से आधे लोग पिछले महीने शुरू किया होता है, कोई 5 साल से कर रहा होता है।
किसी का पहला दिन होता है तो ऐसे रैंडम कॉमेडियंस आते हैं और फिर वो 5 शॉट कर देते हैं। कभी कुछ होते हैं क्लब्स जो चार्ज लेते हैं कि 50 रुपये पर कॉमेडियन से भी लेते हैं, ऑडियंस से भी लेते हैं। कुछ जो होता है वो मानते हैं कि नहीं आर्टिस्ट से पैसा नहीं लेना, ठीक है तो नहीं लो, और आइए तो मेरे यहाँ पे मेरा फूड वो सब भी हाउस में मेरा काम हो जाए। तो ये ऐसा होता है। तो अब अगर आपकी सिटी में अगर करना है परफॉर्म तो गूगल पे या बुक माई शो पे सर्च करो कि कॉमेडी ओपन माइक, तो जहाँ पे भी आपके शो सिटी में हो रहे होंगे, मोस्टली सारे सिटीज़ में होते हैं। राजकोट जैसे शहर में भी हो रहे हैं। राजकोट मतलब ऐसा नहीं बोल रहा मैं खुद गायत्री हो गया होगा राजकोट, वैसे गुजरात में देखा तो गायत्री में आ जाता। तो मैं खुद सौराष्ट्र से हूँ, तो वहाँ पे नहीं होते थे बहुत साल तक, पोरबंदर में भी होने लगा। तो वैसे अभी बहुत सारे छोटे शहरों में होने लगे। तो आप वहाँ पे जाओ और प्रोफेशनल रहना ज़रूरी है। जितना आपको टाइम लिमिट दिया है उसको फॉलो करो, हो सके तो लोगों से अच्छे से बातें करो। क्योंकि कॉमेडियंस क्या होता है, जो भी आर्टिस्ट होता है ना, फिर पोएट हो गए, म्यूजिशियन हो गए, वो क्या करते हैं कि सोशल स्किल्स पे काम नहीं करते। सिर्फ अपना आर्ट पे काम मत करो, सोशल स्किल्स पे काम नहीं पड़ेगा। और दूसरा चीज़ होगा कि मार्केटिंग पे भी काम करो। बस मार्केटिंग में अपने बिना काम नहीं चलेगा। खुद का हिस्सा पेज जो व्हाट्सएप पे जो आपका कोई भी अगर कम्युनिटी है वो बना हुआ है, फिर यूट्यूब पे चैनल बना दो और उस पर कुछ ना कुछ डालते रहो। इससे क्या हो गया, पहले 1-2 साल तो आपको एक्सपेरिमेंट करने में लग जाएगी। आपको लगेगा कि मैं जो पहला वीडियो डाला उससे मैं वायरल बन जाऊँगा, लेकिन ऐसा बहुत रेयर केस में होता है। वायरल होने का चांसेस सिर्फ मन नहीं होने वाला है। इट टेक स्टेप्स। एक बीच भी अगर मैं बोलता हूँ तो इसका सबका एक जर्नी है, उस जर्नी से पहले वो फल नहीं आने वाला है। तो पेशेंस तो चाहिए हमें। तो जितना जल्दी हो सके स्टार्ट करो। गुड। जैसे मुझे या किसी को भी ओपन माइक में एज अ आर्टिस्ट जाना है तो कुछ क्लब जर्नल व्हाट द प्रोसेस? प्रोसेस का कुछ सिंपल है। आपके सिटी में कोई भी क्लब होंगे 2-3, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हफ्ते क्लब है, वो फिजिकल वेन्यू, उसकी जगह पे फिजिकल वेन्यू नहीं होता, सिर्फ वर्चुअल क्लब्स होते हैं। जूम हाँ होते हैं। जूम पे जूम में मतलब वर्चुअल होते हैं। वर्चुअल क्लब्स होते हैं, मतलब क्लब का कोई ऑफिस नहीं होता, इंस्टा पेज होगा और जैसा, बट वो वेन्यूज बदलते रहते हैं, कैफेज हो गया, रेस्टोरेंट। गॉड। तो कोई भी सर्च करो, उसमें अप्लाई करो, उनको डीएम कर दो कि नेक्स्ट ओपन कब हो रहा है, मुझे परफॉर्म करना है। तो आपको डेट्स बता देंगे और फिर अब आप जाओ परफॉर्म करो। और ये सिंपल प्रोसेस है। उनको ईमेल कर सकते हो या फिर डिपेंड करेगा अलग अलग क्लब का अलग। तो ऑलमोस्ट अगर ईमेल और करते हैं तो सिलेक्ट दे कॉल यू नॉर्मल, क्योंकि अभी सीन पड़ रहा है, अभी इतना हमारा कोई बॉलीवुड जैसा नहीं है कि यहाँ पे बहुत सारे स्कैमर भरे पड़े। आपका कास्टिंग काउच नहीं होगा होपफुली। तो हाँ, तो अभी हमारी इंडस्ट्री इतना क्यूरेटेड नहीं, तो अभी आप बहुत फ्री फ्लो है, डिमांड सप्लाई फ्री फ्लो चल रहा है। तो कोई भी आके डिसरप्ट कर सकते हैं 1 साल में 2 साल। कॉमेडी के रूल्स नहीं है। रूल्स ओके। सो नाउ फ्रॉम हियर वेयर वी आर टू सी दैट। से तो बोला था कि नहीं मैं एक दिन सोता, फिर भी एक इजी सा पिक्चर क्या दिखता है अगले 4 साल 5 साल 10 साल में कहाँ प्रियांशु होगा? मैं ट्राई करूँगा कि मेरे यूट्यूब को और ग्रो करूँ, मैंने इन साथ सोशल मीडिया को गेम को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करूँ। क्योंकि अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे आर्ट अपने में जो क्राफ्ट है उसको मेरे को अभी मरते दम तक सीखना तो है। बट अब मैं ऐसे स्टेज पे आ चुका हूँ कि अब मेरे को लगा है कि मैं 1.5-2 घंटा लोगों को एंटरटेन कर सकता हूँ। तो अब मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं और लोगों तक पहुँचूँ, क्योंकि मुझे बस अभी लोगों तक पहुँचने की देर। वो एक बार पता चल गया कि मेरे शोज़ हो रहे हैं, फिर वो आएंगे। फिर आज तक ऐसा बहुत मुश्किल से हुआ कि इसको पसंद नहीं है। बाकी जनरली जो मेरे शोज़ में आते हैं उनको फिर वो ग्रेटफुली मतलब फॉर्चुनेटली वो मेरे फ़ैन बन जाते हैं कि मतलब इनको मेरा कॉमेडी पसंद आ जाती है। तो अभी ट्राई कर रहा हूँ मैं कि जितना हो सके मैं मल्टीपल सिटीज़ में परफॉर्म करूँ, अभी लोग आए। और फिर बस यही प्लान है मेरा कि लाइफ तब मेरे को ये करना। गुड। बहुत तो वही अल्टीमेट आंसर हुआ है। कोई स्पेसिफिक टारगेट है लाइफ टाइम ये करना है, ये पता है। एंड दैट्स अ बिग करेज यू नीड। जो आज की तारीख में जो जेन जी के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, शुरू सब कुछ करना है बट कब तक करना है वो 2 महीने थक जाते हैं। बट दैट्स अ बिग हार्ट यू नीड कि नहीं लाइफ टाइम करूँगा तो ये, और करेगा तो फिर भगवान सब देखता है, वो अपने आप वो चीज़ें मिलती है। गुड। अब अगर थोड़ा डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन, जो बीइंग अ कॉमेडियन थोड़े और से क्वेश्चन बोलने शुरू करा देने। नहीं तो करो। ये गर्लफ्रेंड वनफ्रेंड का सीन कैसा चलता है? बनती है नहीं बनती है, कैसे बनती है? उसके घर वाले गालियाँ देते हैं, कहते हैं आओ विद गोल। एक वैसा मैं मेरी बात तो नहीं करूँगा मैं आज तो की बात मैं तो मैं सब मैंने हाँ तो जिसको पूछो किसी में होती सब की है ये, वो ऐसा होती सब की दिखाता हुआ ही नहीं है। मैंने मम्मी भी देखी वीडियो ऐसा, मम्मी मैं नहीं हूँ वैसा, ये नवीन सर पूरे। हाँ, तो ये गर्लफ्रेंड का ऐसा सीन होता है या पता नहीं है। मेरे साथ ऐसा होता है कि सारी चीज़ों को आपको साथ में लेके चलना पड़ता है। आप ऐसा नहीं सोच सकते कि अभी देखो अभी कोई यूपीएससी प्रिपेयर कर रहा है तो फिर वो मत पढ़ना मेरा वो छोड़ के फिर गर्लफ्रेंड मत बनाने लगना। तो लेकिन अगर आपके पास आप अफोर्ड कर सकते हो गर्लफ्रेंड को, नहीं मतलब टाइम वगैरह वो अफोर्ड कर सकते हो, तो साथ में सब एक साथ लेके चलो। फैमिली को, अपने लव लाइफ को और अपने करियर को। इकिगाई करके कॉन्सेप्ट होता है। हाँ इकिगाई तो प्रोफेशन में आप ऐसा देखते हो कि जो चीज़ आपको पसंद है, जिसमें आप पैसा कमा सकते हो, और जो आप पता नहीं जो लोगों को पसंद है, तो वो तीनों चीज़ करके आप बैलेंस ढूंढो। सेम लाइफ में भी ऐसे करो। तो मेरा मानना है कि सब एक साथ लेके चलना पड़ेगा। और जो
इंटरकास्ट का इशू आएगा जो भी आए तो उसके लिए आपको थोड़ा मनाना पड़ेगा लोगों को, तो देखते हैं मतलब मैं आई एम जस्ट आस्किंग अबाउट द स्ट्रगल। कैसा। वापस नहीं गर्लफ्रेंड ऐसे बना नहीं है। मेरा क्वेश्चन इज कोई गर्लफ्रेंड बनती भी है, नॉट अबाउट यू, कोई गर्ल है उसका बॉयफ्रेंड बनता है तो जो उस रिलेशनशिप में आता है तो वहाँ पे मुद्दे आते हैं ना, अरे यार लड़का तो कॉमेडी करता है, इस तरह से गाने बोल रहा है, अभी सेटल नहीं है, ये है तो, और अल्टीमेटली एवरीथिंग इज जैसे बोला वो एक ही सब कुछ चाहिए। तो वो उसके लिए आपको पार्टनर ऐसा होना चाहिए जो समझे। सबसे आधी प्रॉब्लम तो वही सॉल्व हो जाती है कि आप ऐसे पार्टनर ढूंढ रहे हो, लड़का या लड़की जो आपको सपोर्ट करे। और स्टार्टिंग में आप हो सके तो गोल्स डिसाइड कर लो अपने, जो 3-4 बेसिक जो होते हैं कि फैमिली प्लानिंग हो गया या फिर करियर वाइज या फिर शादी के बाद कौन किसके घर पे रहेगा, क्या रहेगा, ये 3-4 बेसिक क्वेश्चन है वो पहले ही डिस्कस कर लो, जिससे आपको पता चल जाए कि कंफर्टेबल होगी, ताकि फिर बाद में हार्ड ब्रेक ना हो। और पहले से ही थोड़ा एक्सपेक्टेड रहो कि अगर अलग अलग कास्ट के लोग हो तो कितना प्रॉब्लम आएगा, अगर अलग रिलीजन के लोग हो तो जिंदा बचोगे भी नहीं। तो वो देख लो। तो अच्छा है, गुजरात में तो फिर भी अच्छा है, तो अच्छा यूपी में नहीं है, ऑनर डीलिंग हो जाता हम। Got. So almost as to question and anything you would like to add from your end कि मिस रह गया, ये आना चाहिए, फिर कुछ मिलके कॉमेडी करेंगे, you share something। कुछ बचा तो नहीं है, अभी तो ऑनगोइंग प्रोसेस है, मैं भी सीख रहा हूँ अभी, तो कोई भी कमेडी से आप एडवाइस मत लो। So एक चीज एक जो क्वेश्चन आ रहा है, किसी को प्रियांशु ब्रदर का शो रख पाना, how to contact, where to contact, very critical। तो मैंने जो सारी राम कहानी तो गाली अब एक कबूतर है मेरा इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, मेरा ईमेल है, उस पर आप ईमेल भेज दो तो मेरी टीम में से कोई भी रिप्लाई करे। कॉल्स ज़्यादा शौक नहीं रखता क्योंकि कॉल्स मेरे को एंग्जाइटी देते हैं। ठीक है, मैं कॉल रेगुलर आप डीएम कर सकते हो और मेरा ईमेल है priyanshubrado@gmail.com। इफ यू वांट टू हैव द शो प्रियांशु ब्रदर शो, या तो डीएम करो इंस्टा पे या फिर ईमेल, और ईमेल भी हम नीचे डिस्प्ले कर देंगे तो इट विल कम फाइन। अब कॉमेडी में यू कैन सजेस्ट बिकॉज यू आर मास्टर ऑफ दैट, या फिर मैं तो वो छोटा था तो गुजराती में कोई कॉलम से आती थी जिसमें कोई सवाल पूछो उसका उल्टा ही जवाब देने का, वैसा कैसे हुआ, यू सजेस्ट समथिंग विल एंड गेट दैट कॉमिक पार्ट। ठीक है, अब इम्प्रोव में एक छोटा सा गेम होता है स्टोरी टेलिंग, वो हम करते हैं। ओके, तो एक सजेशन लेते हैं हम, हमारे ऑडियंस बैठे हैं 10 मिलियन लोग बैठे हैं उसमें से किसी को एक सजेशन देंगे जो 10 मिलियन है ना जो दे जा रहा है यार कॉन्फिडेंस तो नवाबी नहीं करते तो ये इनमें से कोई भी टॉपिक लेंगे, जो भी टॉपिक देंगे ना उसमें हम फिर आप एक लाइन बोलेंगे, फिर मैं वही लाइन को कंटिन्यू करके फर्स्ट पर्सन में हम स्टोरी बनाए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बस अच्छा अभी करो सर आप तो कॉम्पिटिशन हो जाएगी। अरे नहीं तो मेरे को आप नहीं करो हो जाएगा तो हम स्टोरी बिल्ड करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि क्या ना हो सकता है, मैं वहाँ से गया, फिर मैंने पानी पिया और मैं घर आया, तो हम लोग एक दूसरे की स्टोरी कंप्लीट करनी है एज अ वन पर्सन। ठीक है, चलो तो कोई भी सजेशन लेते हैं, एंडिंग सजेशन कोई भी क्राउडेड प्लेस बताओ भैया, क्योंकि जहाँ पे भीड़ रहती है, सूरत में छोटा बजा, ठीक है, और कोई भी रिलेशनशिप बता दो इंसानों के बीच, जेंडर न्यूट्रल, कोई भी रिश्ता, पर एक भाई बहन हो गए या फिर हस्बैंड वाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। अरे ये तो FIR लगा हमारे अभी हस्बैंड वाइफ की बात कर रहे हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की बात कर रहे हैं। हाँ भाई बहन हो, भाई बहन, मेरे तो ये सारा बॉलीवुड का नॉलेज होगा, मेरी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रखते हैं ना सर ने, टॉपिक इन सर को टॉपिक बहुत पसंद आया। मैं रहता हूँ, मैं तो क्या है, मैं तो अभी बोलता, मैं तो पिछले 23 साल से 16 साल का हूँ, 16 साल के बच्चों के साथ रहता हूँ। सो यू आर एवरेज ऑफ 5% यू रिलेटेड। ये अच्छा है, यस चलिए, तो वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। ठीक है, हम लोग इन अ क्राउडेड मार्केट प्लेस। हाँ तो ठीक है, चलो गेम को रूल चेंज करते हैं। ठीक है, हम नंबर ऑफ वर्ड्स में बात करेंगे। ठीक है, आप सिर्फ 5 वर्ड में बात कर सकते हो और मैं सिर्फ 2 वर्ड में। ठीक है, समझ आ गया? वो गर्लफ्रेंड समझना है कि बॉयफ्रेंड, बॉयफ्रेंड मैं गर्लफ्रेंड होता है, हमारे बाल लंबे। ठीक है, मैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड और हम लोग चौटा बाजार में। ठीक है, और हम लोग ये सब लाइनों में बात करेंगे, 5 वर्ड और 3 वर्ड। ठीक है, काउंट 3 1 2 3 एंड एक्शन। चल पानी पूरी खाते हैं, तीखी है तू या पानी पूरी? हेलो पुलिस, ये सर तो डायरेक्ट हैरेसमेंट में आ गया। तो ये एक छोटा सा गेम था, तो ये एक सीन था, जनरली बहुत लंबा होता है बट अभी छोटा कर रहे हैं हम लोग। अभी क्या कर सकते हैं आप, अभी वो आपका गेम लेते हैं ना। So, ऐसे ऐसे हम जस्ट आस्किंग यू, वो मेरा ये फोटो नहीं, योर फोटो, तो कुछ भी क्वेश्चन पूछता हूँ, जस्ट रिप्लाई व्हाट्स योर नेम। नाम में क्या रखा है सर? एक्चुअली मैं अनाथ हूँ,
मेरा नाम सच में नहीं है, मेरा आधार कार्ड भी नहीं है, गुड। तो किसी के पास हो सो खाने में क्या खाया आज? आप जो गर्लफ्रेंड है ना, उन्होंने मेरे लिए पानी पूरी बनाई। और वन बोल पे हाँ, चलो। गर्लफ्रेंड इनकी बट पानी पूरी मिल मजा ही था वो, ठीक है, इनकी वाइस देंगे, सॉरी मैम, ये हाँ, नहीं तो मेरे घर में झगड़ा हो जाएगा। रिपोर्ट मत करना मैम, ये आपका कॉपरेट डाल देंगे, ये कैमरा मेरी तरफ क्यों देख रहा है? क्योंकि वो चेक करे दोनों में से बदसूरत कौन है ना। Good. It was good, right? Yeah, मजा आया and good. Okay, so to end it, so here we come to the end of this show. Do like, subscribe, and please comment into the comment box. और जैसे प्रियांशु ने कहा, जैसे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, लाइक बढ़ते हैं, कमेंट बढ़ते हैं, that is the only motivation we get to do more good work into this field. So देखते रहिएगा, शेयर कीजिए, थैंक यू। और अगर किसी को डाउट है तो जो वीडियो के नीचे क्वेश्चंस होंगे तो मैं ट्राई करूंगा कि मैं रिप्लाई करूँ। गुड डन। कंप्लीट कर गुड। जस्ट